कि उत्तराखंड के मुद्दों पर लगातार उत्तराखंड क्रांति दल विभिन्न क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्रों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। गैर राजधानी को लेकर, भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, के जो पहाड़ी जिले हैं उनको फिफ्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल तो उसने राज्य बनाया, राज्य के लड़ाई को भी लड़ा, लंबा संघर्ष किया राज्य के लिए। और 94 में जब पुलिस की बर्बरता हुई, खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर जैसे कांड हुए, उस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस आंदोलन को उन्होंने उसने नेतृत्व दिया और सबसे अहम भूमिका निभाई और राज्य बनवाया। परंतु राज्य का जो सपना था, जिस अकॉर्डिंग राज्य बनना चाहिए था, जो उसका एक वो था, दृष्टि पत्र भी कह सकते हैं, जैसे जो विजन था अलग राज्य का, वैसा राज्य नहीं बन पाया। तो उसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लगातार लड़ाई लड़ रहा है। उन लड़ाइयों के बीच में लगातार उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में लगातार वही पार्टी जीत रही है जो उत्तराखंड बनने से पहले जीत रही थी। उन्हीं की राजनीति बरकरार रही है। मन स्थिति कोई चेंज नहीं है। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बावजूद उत्तराखंड के आम मतदाता की सोच में कोई बदलाव नहीं आया। ये साफ झलक जो पिछले 24 साल में नजर आया है वो दिख रहा है। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उत्तराखंडियों को अपने आप में आत्मविश्वास क्यों नहीं है कि हम इस राज्य को खुद चला सकते हैं। हम इस राज्य के भविष्य का जो निर्णय है, अगर हमने राज्य बनाकर, राज्य इसलिए बनाया कि इसका भविष्य का निर्णय हम खुद करें, तो फिर हम नेतृत्व या राज्य चलाने का विश्वास खुद में क्यों नहीं जगा पा रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों के भरोसे इस राज्य को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों हम राष्ट्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं। ये सारी विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। जब राजनीतिक निर्णय करना होता है तो हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये सब कुछ चर्चा होगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली करने का सूचना की। सिद्ध है, यहाँ पर हमारे हिंदुओं के 4 धाम हैं, उसके अलावा कई तीर्थ स्थल है और देवभूमि से कहा जाता है। यहाँ पर हर पहाड़ में माँ भवानी का मंदिर है और हर घाटी में आपको शिवालय मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की घोषणा राज्य की विभिन्न समस्याओं को उजागर करती है और आज 45 साल इस पार्टी को हो गए हैं और ये वहां की सत्ता पर जिस राज्य के लिए इसने लड़ाई लड़ी वहां पर काबिज नहीं हो पा, वहां की जनता का विश्वास नहीं जीत पाई, क्योंकि वहां की जनता का ही एक दल है और वहां की जनता का ही विश्वास नहीं ले पाया। और जो बाहर के राष्ट्रीय दल है जिनका नेतृत्व बाहर से हो रहा है, वो लोग लगातार यहाँ पर काबिज हो रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड के बारे में एक और सोचने की बात है, सारे आंदोलनकारी संगठनों को, विशेषकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य को लेकर, उनके लिए विशेष जरूरी है समझना। क्योंकि उत्तराखंड जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो उस समय भी एक लोगों का विचार था कि अलग राज्य होना चाहिए और ये अपने जो निर्णय का, अपनी संस्कृति का अपने हिसाब से काम कर सकें, इसके लिए राज्य उत्तराखंड बनना चाहिए। परंतु जब देश आजाद हुआ तो उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में अनदेखी होने लगी क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा था उत्तर प्रदेश के सामने और वहां पर जो नीतियां बनती थी वो मैदानों के हिसाब से बनती थी और उत्तराखंड उसमें अपने को उपेक्षित समझ रहा था। तो लगातार उसमें भी आंदोलन होते रहे। परंतु हुआ क्या कि सामाजिक आंदोलन के नाम पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई और जो नेता उन रैलियों को करते थे, उन रैलियों में भाग लेते थे, वो चुनाव में राष्ट्रीय दलों के टिकट से लड़ते थे और चुनाव जीतकर ये सारे मुद्दों को भूल जाते थे। ना विधानसभा में कभी वो मुद्दा उठता था, न वो लोकसभा में कभी मुद्दा उठता था। फिर 79 में जब लोगों को ऐसा लगा कि भाई तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो राजनीतिक शोषण हो रहा है आंदोलन के नाम पर, उत्तराखंड राज्य के नाम पर कोई राज्य के लिए ईमानदारी से लड़ नहीं रहा है।
तो फिर ये हुआ कि 79 में अलग क्षेत्रीय दल बनाया गया, उत्तराखंड क्रांति दल। और ये निर्णय हुआ कि ये उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ेगा, इसका एक सूत्री लक्ष्य होगा अलग राज्य की लड़ाई लड़ना। और जनता का भी विश्वास उसको मिला और पहले ही 79 में दल का गठन हुआ और 80 के विधानसभा चुनाव में रानीखेत से दल ने जसवंत सिंह बिष्ट के नाम पर पहला विधायक दिया। और तब से लगातार एक मजबूती उस दल ने पकड़ी और उस लड़ाई को भी मजबूती से वहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया। और इसका दबाव इतना बना कि बाद में जब भारतीय जनता पार्टी वो बनी 80 में, और उसने फिर ये बात की 89 के चुनाव में कि हम भी उत्तराखंड अलग राज्य का समर्थन करते हैं उत्तरांचल के नाम पर, और जैसे जब हमारी सरकार बनेगी हम उत्तराखंड बनाएंगे, उत्तरांचल बनाएंगे। और एक दबाव बना। उस समय जनता जब जागरूक हुई तो एक राजनीतिक हिस्सेदारी जनता ने की और राजनीतिक दखल डालने की कोशिश की और इनकी राजनीतिक जमीन हिला दी। और 94 का जन आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा पुलिस बर्बरता हुई, उसके बावजूद भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उसमें एक बड़ा अच्छा हुआ कि जो राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि एक वो न्यूट्रल बनाओ, सबका मिला जुला गैर राजनीतिक संगठन, वो इस तरह आंदोलन लड़ा जाएगा। और उसमें सबकी सहमत बनी क्योंकि राजहित सबसे ऊपर था। परंतु जैसे ही चुनाव हुआ, मूवमेंट जब बहुत तेजी में था, उसी दौरान एक साजिश हुई कि उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा कर दी। और जो ये पार्टियों के लोग थे, राष्ट्रीय दलों के लोग थे, वो उस आंदोलन से बाहर हो गए और वो चुनाव में कूद गए। और जबकि कॉल दी गई थी कि जब तक राज्य नहीं मिले तब तक चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पहला कड़वा हुआ था आजादी के बाद से लेकर 79 तक कि लगातार सामाजिक आंदोलनों में और जन आंदोलनों में आते थे नेता और अपनी लोकप्रियता बढ़ाते थे, चुनाव राष्ट्रीय दलों से लड़ते थे, नेता बन जाते थे, एमपी एमएलए बन जाते थे। उसके बाद वहां के मुद्दों को कहीं नहीं उठाते थे। और वही हुआ 94 में जब संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को उसका नेतृत्व सौंप दिया गया, उनको वहां उलझा दिया गया और बाकी उनके झंडे डंडे बंद करा दिए गए। और फिर खुद चुनाव मैदान में आगे परिणति हुई कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल ने तो उसमें चुनाव का बहिष्कार कर दिया, बाकी दल चुनाव में आए और इन्हीं का जो सारे एमएलए इन्हीं के आ गए और राज्य बनते ही फिर पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो एक कड़वा अनुभव है। जो लोग इस समय आंदोलन कर रहे हैं वो इन चीजों को समझे और इन लोगों की राजनीति को भी समझ सके। अब जो उत्तराखंड क्रांति दल ने इस सारी लड़ाई को लड़ा, उसको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई, मानसिक प्रताड़ना दी गई आंदोलनकारियों को और शारीरिक प्रताड़ना दी गई। और जो खटीमा मैसूरी मुजफ्फरनगर की जो हम बात करते हैं वो उन्हीं के हिस्से थे कि इनको जैसे जैसे कमजोर करके आंदोलन को कमजोर किया जाए, आंदोलन को जैसे कैसे खींचते रहे। और अंततः सरकार दबाव में आई और 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। अब राज्य को बने हुए आज 24 साल हो चुके हैं। जो बुनियादी समस्या है, जो मांगे हैं, उनको लेकर आज भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, सोच है उनकी जो एक वो होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, वो पूरी नकारात्मक होती है। वो अपना प्रचार प्रसार पर लगे रहते हैं, दल के प्रचार पर लगे रहते हैं, पूंजीवादियों के लिए वहां दरवाजे खोलते हैं। पर जो वहां की लोगों की समस्या हो, चाहे वो जल जंगल जमीन से जुड़े हो और जंगली जानवरों का मुद्दा हो, जंगल की आग का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भू कानून मूल निवास का मुद्दा हो, गैरसैंण राजधानी का मुद्दा हो, राज्य का जो विजन था उससे जुड़ा हो मुद्दा, उस पर कहीं चर्चा ही नहीं होती है। अगर कभी देखते हैं कि दबाव बन रहा है और राज्य बन रहा है तो एक कमेटी बना देते हैं और इन्हीं चीजों को ऊपर फोकस करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने जिसको जिसको इस राज्य को बनाने का श्रेय जाता है, उसने 24 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव का ऐलान किया है तांडव रैली के नाम पर। भू कानून और मूल निवास को लेकर कानून और मूल निवास समन्वय समिति जो है उसने 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक विशाल रैली का आयोजन किया है और उसमें एक नारा भी दिया है कि नशा मुक्त उत्तराखंड का। 5वीं अनुसूची की मांग हो रही है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी जिले हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। और अगर देखा जाए कि 5वीं सूची में जो शामिल करने के जितने भी मापदंड हैं वो क्षेत्र उसको पूरा करता है।
परंतु ये दुर्भाग्य है, उत्तराखंड में तो जितनी भी बातें की जाती हैं, हर एक में ये सामने आता है कि उत्तराखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ। तो इनको उस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र के विकास में जो के लिए चीज महत्वपूर्ण भी है, और स्थानीय लोगों को जो अपने संसाधन है उनका प्रबंधन करने के, उससे उनको ताकत मिल जाएगी। जब राज्य बना तो उसमें 29 संशोधन उत्तराखंड राज्य विरोधी कर दिए गए, और जिससे कि हमारी जो वहाँ पर परियोजना चल रही थी, जो चल रही है, जो पहले से बनी थी, या जो सड़कें थी, सारी कुछ जो भी था इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय का, उसका रेवेन्यू जितना भी आता है आज भी उत्तर प्रदेश के पास जाता है। और साथ ही जो वहाँ पर संसाधन है उनको दूसरे राज्यों के साथ स्वायत्त कर दिया गया, कि जंगली जानवर वहाँ बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं वहाँ के लोगों के लिए, कि वहाँ की फसल का पूरा बर्बाद कर देते हैं। वहाँ के उनके जो पालतू जानवर हैं उनको मार रहे हैं लगातार, और जो वहाँ के निवासी हैं उनके बच्चों को उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। परंतु वन जीव संरक्षण के नाम पर कोई उसमें अगर कुछ भी कर दे, किसी को एक पत्थर भी जानवर को लग गया और जानवर घायल हो गया और किसी ने शिकायत कर दी, तो लोगों उन पर वो कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। परंतु जब जानवर वहाँ के लोगों को मार रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, उन लोगों को नुकसान मार रहा है, तो इसके लिए कैसे निपटा जाए, इनका हल क्या होगा? सरकार मौन बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही है। भूस्खलन और भूदसाव बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जब अभी जोशीमठ में भूदशा हुआ था, और ऐसे ही उत्तराखंड में कई जगह भूदशा हो रहा है, क्योंकि सरकार ने क्या किया, पन बिजली योजनाओं का जाल बिछा दिया बहुत जबरदस्त। और इस तरीके, क्योंकि वहाँ के पहाड़ कमजोर हैं, और वहां से टनल के माध्यम से कई दूर पानी ले जाकर वहां पर कहीं पर बांध बना देते हैं, पानी रुकाकर, फिर टनल के माध्यम से दूर पानी ले जाकर वहां पर बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो इस सारे के दौरान, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ कमजोर हैं और पानी का अपना दबाव होता है, क्योंकि फ्लूइड है पानी, तो इसमें अपनी एक स्टैटिक एनर्जी भी होती है, और जब मूवमेंट में है तो इसमें एक डायनेमिक एनर्जी भी आ जाती है। तो ये उसका जो दबाव है, जो पानी का, जो हम पूरा बांध बना देते हैं, और पूरा बांध का जब प्रेशर पड़ता है पूरे पहाड़ों के ऊपर, तो उसका तो पहाड़ ही झेल पा रहे हैं। वो पहाड़ों के अंदर टनल से पानी जा रहा है, उसका दबाव पहाड़ नहीं झेल पा रहे हैं, पहाड़ की जमीन खोखली हो रही है, और उससे वहां के पहाड़ धंस रहे हैं। ये संकट तो है ही है। अब जब वहां पर ऑल वेदर रोड बना दी गई है, पहाड़ों की संरचना इतनी कमजोर है उत्तराखंड की, काफी कमजोर पहाड़ है, और जब बिना बारिश के भी पहाड़ धंस रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, और बाढ़ की समस्या है, बादल फटने की दिक्कतें हैं, और इसके बाद जो वहां पर परेशानियां हो रही हैं, मीडिया उनको दिखाता नहीं है, और लोगों को राहत नहीं मिल रही है, उनका पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। ये मुद्दा भी वहां पर लगातार उठ रहे हैं, परंतु इन मुद्दों को वही लोग उठा रहे हैं जो इससे पीड़ित है, क्योंकि अब जिसके पांव पर सुई चुभती है वही दर्द महसूस करता है, दूसरा सोचता मेरे पांव पर तो चुभा नहीं है। तो उत्तराखंड की स्थिति भी ऐसी है। जोशीमठ में जब प्रॉब्लम हुई तो जोशीमठ वाले अलग थलग पड़ गए, अब दूसरे गांव में भूस्खलन की वजह से, बाढ़ की वजह से, बादल फटने की वजह से दिक्कतें आई हैं, वो लोग अलग थलग पड़े हैं। और माफिया का एक संकट है वहां पर उत्तराखंड में, वो भी बड़ा दहलाने वाला है, क्योंकि वो वहां पर जमीनें ले रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनके प्रशासन में पकड़ है, शासन में पकड़ है, जनता भूली भाली है, उनके रास्तों पर कब्जा हो रहा है, उनके जल स्रोत पर कब्जा हो रहा है, उनके चारागाहों पर कब्जा हो रहा है, वो सारी तरीके के जो संसाधन थे, जिन संसाधनों के बल पर वहां पर गांव वाले बसे हुए हैं, उन पर कब्जा भू माफिया वहां पर कर रहे हैं। भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि इन आंदोलन में भागीदारी करके सक्रिय भागीदारी करें। कि जो बाहरी घुसपैठ का मामला है, कि बाहरी लोग अलग अलग बहाने से जा रहे हैं, कुछ काम खोजने के बहाने, जब वहां के लोगों ने प्लान कर दिया तो तुम्हें क्या काम मिलेगा?
और उनको ऐसा लगता है जिन्होंने बाहर अपने राज्यों में अपराध करके वहां शरण के लिए जा रहे हैं और किसी न किसी बहाने वहां घुस जाते हैं और फिर वहां अपराध करते हैं। इस तरीके से वहां की जो जनसंख्या पलायन के बावजूद बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये कौन लोग हैं जब वहाँ सोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, आजीविका को कोई जरिया ही नहीं है, फिर ये लोगों की आजीविका कैसी चल रही है, ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। परंतु फिर भी लोग वहाँ घुस रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए भी, इसको नियंत्रण करने के लिए भी सरकार के पास कुछ नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया में बयानेबाजी बहुत हो रही है, पर नीतिगत जो निर्णय होना चाहिए रुकने के लिए, जैसे सशक्त भू कानून की बात है, मूल निवास की बात है, फिफ्थ शेड्यूल की बात हो रही है, ये सारी चीजें होती तो शायद ये अंकुश लग जाता। उत्तराखंड जो खोखला करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है और सरकार और स्थानीय जो लोग हैं उनको मिलकर कोई इसका समाधान निकालना पड़ेगा। परंतु सरकार की हालत ऐसी है, सरकार इन सबके प्रति ईमानदार नहीं है। सरकार चाहते ही नहीं है कोई समाधान निकले। जैसे सुरक्षा और संरक्षण, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सुरक्षित उपाय होना चाहिए। जंगल में आग से जंगलों को बचाया जाए, क्योंकि आग अगर कम लगेगी तो जंगली जानवर जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जंगली जानवरों के संरक्षण की बात जब करते हैं तो फिर हमें ये बात भी करनी चाहिए कि जंगली जानवर अगर बढ़ेगा, संरक्षित रहेगा, तो उसका जो भरण पोषण कहाँ से हुआ, हमें वो भी विकसित करना पड़ेगा। हमें जंगलों का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जंगलों का डेवलपमेंट अगर हम नहीं करेंगे, जंगलों में उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तो जंगल के जो चारा खाने वाले जानवर हैं वो बाहर निकलेंगे। और जब चारा खाने वाला जानवर जंगल में नहीं हो तो फिर उन जानवरों पर डिपेंड जो मांसाहारी जानवर हैं वो उनकी खोज में बाहर निकलेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर हम जंगलों को तो जला रहे हैं और वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर वन्य जीव कैसे संरक्षित रहेगा जब जंगल ही नहीं रहेंगे। भू कानून और जो मूल निवास की बात है, अधिकारों की बात है, इससे आवश्यक बदलाव की जरूरत है। सशक्त भू कानून लागू करने की जरूरत है और जो मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए मूल निवास लागू करना जरूरी है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इनसे बचा जाए, क्योंकि आपदाओं को तो कम नहीं किया जा सकता, आपदाओं से होने वाली घटनाओं को हम कैसे कर सकें। अभी हम रोड बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, उसके बाद आपदा होने, जब हम ये रोड टनल बनाते हैं उस समय हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपदा ना आए। आंदोलन तो आजाद पहले भी चला, आजादी के बाद भी चला, 79 के बाद अलग क्षेत्रीय दल बना, उसने भी आंदोलन किया। 94 में उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी तक आंदोलन में कूद गए। राज्य बना, राज्य बनने के बाद लगातार आंदोलन हो रहे हैं, तो हल क्यों नहीं निकल रहा है। ये सारी चीजों की जड़ है कि हम वहां पर राजनीतिक चुनौती जब तक हम पेश नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होगा। क्योंकि जो पहली कामयाबी हमको मिली थी उत्तराखंड क्रांति दल बनाने के बाद, वहां पर कांग्रेस की जड़ हिल गई थी। कांग्रेस को लग रहा था कि उसकी राजनीतिक जमीन उत्तराखंड से खिसक रही है। और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि उत्तराखंड के लोग राज्य के प्रति ज्यादा गंभीर हैं, तो उसने भी अपने जो घोषणा पत्र है, जो अपने दस्तावेज बनाए, उसमें अलग राज्य का समर्थन किया। तो उत्तराखंड में मतदाता आंदोलन कर रहा है, परंतु वोट डालने वो उन्हीं को दे रहा है जिनके खिलाफ आंदोलन कर। तो ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। जब तक हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, करें, परंतु उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। हम इन पर दबाव नहीं बना पाएंगे। परंतु अगर हम अपने वोट से इन लोगों को चोट पहुंचा सकें, इनको इनके दिल में और इनके दिमाग में डर बिठा सकें, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बदलाव आएगा। जो भी आंदोलन होगा सरकार उसके आगे झुकेगी। अभी सरकार नहीं झुकती, उन्हें पता वोट तो हमें ही को देना है। वहां पर स्थितियां ये हो गई हैं कि जनता आंदोलन करती है, दिन रात धरने में बैठती है, वोट देते समय कहती है कि मैं तो उस पार्टी से शुरू से जुड़ा हूँ, मैं कैसे वोट न दूं उसको। तो अगर इस तरीके की सोच हो जाएगी और पार्टी को ऐसा लग जाएगा कि वोट तो मुझे ही मिलना है, तो वो तुम्हारा काम क्यों करेगा। दोस्त जंगल से निकल रहे थे तो अचानक भालू आ जाता है, तो एक दोस्त को पेड़ में चढ़ना आता है, वो भाग के पेड़ में चढ़ जाता है। दूसरा दोस्त डर के मारे वैसे मुरझा के या बेहोश होकर गिर जाता है। भालू आता है, उसके कान में सूंघता है और चले जाओ, उसको मरा समझ के चला जाता है।
उसके बाद पेड़ में चढ़ा हुआ दोस्त नीचे आता है तो उससे पूछता है भाई भालू ने तेरे कान में क्या कहा। तो उसने ये कहा कि ऐसे जो मुसीबत में जो दोस्त साथ ना दे या साथ छोड़ दे तो उस ऐसे दोस्तों का साथ नहीं करना चाहिए। तो वही उत्तराखंडियों की स्थिति भी है। जब असली निर्णय होता है उस समय तुम कह देते हो कि हम तो उस पार्टी से शुरू से जुड़े। जो पार्टी तुम्हारा भला नहीं कर रही है तुम किस लिए जुड़े हो उस पार्टी से। छोड़ो उस पार्टी को, क्योंकि किसी से हम इसलिए जुड़े हैं ताकि वो हमारे क्षेत्र का भला करे, हमारा भला करे। कहीं हमें अपने पे विश्वास नहीं है, क्या कल को अगर मेरे कंधे में जिम्मेदारी आ गई तो मैं इसको निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। साथ में ये जो क्षेत्रीय दल है या जब मुझे खुद चुनाव लड़ना पड़ेगा मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर मैं राष्ट्रीय दलों से जुड़ूंगा और राष्ट्रीय दलों से अगर चुनाव लेने का मौका मिल जाएगा तो मेरे को राष्ट्रीय दलों के पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड के हजारों करोड़ों रुपए का चल रहा है वो मुझे मिल जाएगा। तो यही स्वार्थ है और इसीलिए हम आंदोलन करते हैं और फिर वोट उनको दे देते हैं जिनके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। मतदाता की निराशा भी इसमें आती है कि हम मत डालने नहीं जाते हैं। दूर दराज के क्षेत्र में लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये समस्या उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वो समझते हैं भाई ये तो हमारा ही, ये तो जिंदगी है, हमारे हिस्से की परेशानी है, शायद यही हमारी जिंदगी है। और वो इसको मान चुके हैं कि वो लोग मत डालने नहीं जाते। कहते क्या करें किसी को वोट डाल के, सब एक जैसे है। बदलाव करो, चेंज लाओ, उसको बदलो। तुम्हें लगता है कि ये नहीं है, वो भी नहीं करता, उसको भी बदल दो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा भला नहीं हुआ तो हर चुनाव में बदल दो। तो ये मत कहो कि वोट जरूर दो। पहली बात तो ये है, मत देना है। और अगर तुम्हारा काम नहीं होता है तो बदलाव करना है। चाहे वो बदलाव करने के बाद रिजल्ट ना निकले वो अलग बात है, परंतु तुम्हें अपना कर्म करना है। तुम्हारा कर्म है जो काम करता है उसका साथ देना, उसको वोट देना, उसको सपोर्ट करना। जो तुम्हारा काम नहीं करता है उसको, उसके खिलाफ बोलना, उसको हराना, उसको अपने क्षेत्र से दूर करना। क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है कि क्षेत्रीय दलों का उद्देश्य स्थानीय मुद्दों को उठाना है, लेकिन मतदाता उनकी ओर समर्थन नहीं देता। वहां का मतदाता वो अपनी गिरबान में झांकता है। वो सोचता है जैसा मैं हूँ वैसे हमारे क्षेत्रीय दल है, क्योंकि इसके जो नेता है वो हमारे बीच में तो लोग हैं। तो उसको अपने पे विश्वास नहीं है तो वो अपने जो लोगों द्वारा बनाया हुआ दल है उस पर भी विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको यही लगता है कि ये भी कुछ नहीं कर सकता। उसको लगता है कल को अगर इनको अगर जिम्मेदारी दे दी, अगर मेरे कंधे में जिम्मेदारी है कि मैं कैसे चलाऊंगा। अपने पे विश्वास नहीं है तो फिर उसको लगता है कि मेरे जैसे लोगों ने जो दल बनाया है वो कैसे इस राज्य को चलाएंगे। इसको चलाने के लिए तो बहुत बड़ा नेता चाहिए जो दिल्ली में बैठता हो, जो दूसरे राज्यों में बनाता है, या फिर उनका सहारा चाहिए। तो इसीलिए वो, इसका मुख्य कारण यह है कि मतदाता बाहरी ताकतों और राष्ट्रीय दलों पर अधिक विश्वास कर रहा है। तो इसी यही कारण है, अपना पर तो उसको विश्वास है नहीं, तो अपने लोगों के बनाए हुए दल पर विश्वास नहीं है तो बाहर के लोगों पर और बाहर के दलों पर विश्वास करता है। और जो इसका जो नतीजा है कि इतना बड़े आंदोलन वहां पर चल रहे, लगातार आंदोलन चल रहे हैं। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 5 सीटें मिली। भले उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, 2 उपचुनाव, बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर, वहां पर कांग्रेस जीती। परंतु कांग्रेस जीती तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है, तो वहां के क्षेत्रीय मुद्दों को तो अहमियत नहीं मिली। चलो कांग्रेस भी थी तो कोई बात नहीं, परंतु जो वहां के क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लड़ता है, जो क्षेत्रीय दल है, उसे कितना वोट मिला वो दुख की बात है। हाँ, अगर टक्कर के वोट मिलते और कुछ वोटों से वो जीत जाते तो लगता कि वाकई में कहीं ना कहीं वहां के लोगों में अपने आप पर भरोसा है। लोगों को जब तक हम राजनीतिक बदलाव नहीं लाएंगे, राजनीतिक बदलाव लाना पड़ेगा, चाहे हम चला पाए या ना चला पाए, चाहे सरकारें गिर जाए। परंतु अगर हम बदलाव ले आए तो हमारे एक तो जागरूकता का परिचय हो जाएगा इन लोगों के ऊपर कि उत्तराखंड का मतदाता जाग चुका है। और दूसरी चीज होगी कि अगर हम सरकार बनाई और किसी वजह से नहीं चला पाए तो हमको एक अनुभव हो जाएगा कि आखिर क्या क्या कमियां थी, किन कमियों के बारे में हमारे क्षेत्रीय लोग सरकार को नहीं चला पाए। और तो हमें हमेशा चुनौती देनी पड़ेगी राष्ट्रीय दलों को
कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो हमारे पास विकल्प क्षेत्रीय दल के रूप में है। परंतु अगर हम क्षेत्रीय दल को इग्नोर करेंगे, क्षेत्रीय दल को समर्थन नहीं देंगे, तो इनको लगेगा कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, और जिसके पास विकल्प नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता। उत्तराखंड की स्थिति हो रही है, और अब कोशिश उत्तराखंड को जो वहां उनकी अनदेखी होती है, वहां के आंदोलन की अनदेखी होती है, लगातार आंदोलन होते हैं, ऐसा नहीं है आंदोलन नहीं हो रहे हैं। पुलिस अगर ज्यादा दबाव बनता है, पुलिस का लाठीचार्ज हो जाता है, ज्यादा दबाव होता है तो आंदोलनकारी के मेन नेताओं को उठा के जेल में ठोक दिया जाता है, और भी दबाव बनता है तो उन पर ऐसे ऐसे केस ठोक दिए जाते हैं जिससे वो जेल से बाहर ही ना निकल पाए। अगर बाहर निकल भी गए तो फिर उनको धरना स्थल इतनी दूर कर दिए जाते हैं कि वो शहर में नजर ही ना आए। जबकि हमेशा जो धरना स्थल है, जो रैली स्थल है, वो जनता का की एक सदन है, क्योंकि जो विधानसभा है, जो संसद है, वहां चुने हुए प्रतिनिधि चले जाते हैं। अगर चुने हुए प्रतिनिधि जनता की मांग नहीं उठाते तो जनता को एक सदन दिया गया है जो धरना स्थल के नाम पर, रैली स्थल के नाम पर जाना जाता है, परंतु उसे शहर से दूर रख दिया जाता है। अगर इनकी विधानसभा, इनकी संसद को भी अगर शहर से दूर रख दिया जाता तो कौन इनको पूछता। ये घर से नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि घर से उत्तराखंड के बीच में, पहाड़ों के बीच में, और लोगों से कह रहे हैं धरना देने तुम एकदम बाहर चले जाओ। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। इनकी मानसिकता प्रजातंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति कितनी खतरनाक है। हमें अपने अंदर जो आत्मविश्वास है वो होना चाहिए, वो ऊंचा होना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए कि दूसरा आदमी इतना बड़ा है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास इतने बड़े नेता हैं उस पार्टी में, हमारे किस काम के, अगर हमारे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे के पास कुछ भी है, अगर वो हमारे काम नहीं आ रहा है तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, जीरो है। हमारे पास जैसा भी व्यक्ति है, जैसे भी लोग हैं अपने, अगर वो हमारे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, तो वही लोग हमारे अपने हैं, और उन्हीं लोगों को लेकर हमें उनका साथ देना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग को हम आगे बढ़ाए और उन लोगों का साथ दें। और इस में आपका जो आगे का रास्ता है कि हम जो स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा और संसाधन का सही उपयोग से ही मतदाता में आत्मविश्वास जमाया जा सकता है। आज मतदाताओं को शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं, जो राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय नेता हैं, वो कोई अलग से नहीं आए हैं या कुछ दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हमारे बीच के हैं। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हमें बेगर पैसे से अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इन सारी चीजों पर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।